नमस्कार, मुंबई के वर्ली इलाके से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। शो में आज सबसे पहले बात करेंगे वायुसेना के जरिए अफगानिस्तान से भारत लौटे लोगों के बारे में। दरअसल वायुसेना के एक विमान में 168 लोग भारत पहुँचे हैं, ये अफगानिस्तान से भारत पहुँचे हैं। इनमें भारतीयों के अलावा अफगानी भी शामिल हैं। दरअसल जब से अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा किया है तब से लोग वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के बिगड़ते हालात के चलते काबुल एयरपोर्ट पहुंचना ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। भारत पहुंचे ये 168 लोग इस मायने में खुशकिस्मत रहे कि ये पहले काबुल एयरपोर्ट के अंदर पहुंच पाए। फिर भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर इनको भारत लेकर आया। 168 इसमें मुसाफिर हैं, जिसमें 107 भारतीय बताए गए हैं, 24 अफगानी नेशनल्स भी हैं। इसमें 2 सांसद हैं, MP हैं जो कि सिख समुदाय से आते हैं। एक महिला सांसद हैं अनारकली, और दूसरे नरेंद्र सिंह खालसा जो कि सिख समुदाय से आने वाले दूसरे सांसद हैं। इनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनको शनिवार को तालिबानियों ने घेर कर जांच पड़ताल की थी। नजीब भी उन्हीं में एक हैं। कम से कम 2 घंटे उन लोगों ने हमको पकड़ लिया था। वैसे तो कुछ गलत नहीं किया, अच्छे बिहेव किया, सिर्फ चेकअप कर रहा था सारे जो भी इंडियन है उसका पासपोर्ट ओरिजिनल है कि नहीं, तो इस हिसाब से हमको वहाँ पे ले गया। तालिबान ने जिन लोगों को कब्जा किया था 2 घंटे के लिए, उसमें आप भी थे? हाँ, मैं भी था उसमें। अपने माँ पिता के साथ दिल्ली पहुँचने वाली अफगानी बच्ची बुशरा ठीक से हिंदी नहीं समझती, लेकिन अब भारत ही इनका नया घर है। तो आपके साथ कौन कौन आया? मम्मी पापा भी है, दोनों हैं। वो अभी कहाँ किधर गए? साफिया के दामाद को तालिबानी ढूंढ रहे थे, ये भी जान बचाकर भारत आ गई हैं। वहाँ हमारा घर, मेरा दामाद जो घर था वो भी जला दिया। फिर मेरा दामाद छुप के हमारा घर आया। जब तालिबान को पता हो गया कि मेरा दामाद मेरा घर है, हमारा पास पीछे भी आया, हम वहाँ से फरार किया। अफगान सिख समुदाय के जो 24 लोग इस विमान से भारत पहुंचे, उनमें 2 अफगानी सांसद भी शामिल हैं। आपको पता है उधर आजकल हालात सीरियस हैं, किसी के भी कोई भरोसा नहीं है, किसी पे भी विश्वास नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, सब लोग परेशान हैं। ये सेनेटर है या वगैरह है, उनके घर में बढ़ के उनके गन्स लेके जाते हैं, उनके ऑफिस को देखते हैं, उनकी गाड़ियां लेके जाते हैं, बस सब चूर मचूर है। अभी भी सैकड़ों की तादाद में अफगानी और बचे हुए भारतीय वापस लौटने की राह देख रहे हैं। ऐसे लोगों की मदद के लिए विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान स्पेशल सेल बनाया हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पिछले 5 दिनों में इस सेल को 2000 से अधिक फोन कॉल आए हैं। व्हाट्सएप के जरिए करीब 6000 संदेशों का जवाब दिया गया है। मदद के लिए 1200 ईमेल का भी जवाब दिया गया है। कोशिश इन सभी को भारत लाने की होगी। ये वो हिंदुस्तानी हैं जो बड़ी मुश्किल से अपने देश हिंदुस्तान पहुंच पाए हैं। ये उनके लिए किसी दूसरा जन्म से कम नहीं। लेकिन अभी भी बहुत सारे हिंदुस्तानी अफगानिस्तान में फंसे हैं जो वापसी की तलाश में हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि हिंदुस्तान में उनकी भी वापसी सुरक्षित हो सकेगी। इंडियन एयरवेज से उमाशंकर सिंह के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज 3 अलग अलग फ्लाइट से करीबन 300 लोग अफगानिस्तान से भारत पहुंचे हैं। इनमें भारतीय तो हैं ही, लेकिन साथ में ही कई अफगानी भी हैं जो तालिबान के कब्जे के बाद वहाँ पर रहना नहीं चाहते थे। भारत पहुँचने के बाद इन सभी ने राहत की सांस ली। देखिए रिपोर्ट। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बीच से निकले ऐसे 300 भारतीयों और कुछ अफगानी नागरिकों के लिए रविवार बड़ी राहत लेकर आया। 3 अलग अलग विमानों से ये लोग रविवार सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए। चंदन नंदी पश्चिम बंगाल से हैं। वो काबुल में भारतीय दूतावास में काम कर रहे थे। काबुल जब तालिबान के कब्जे में आ गया तो वो किसी तरह वहां से निकलकर ताजिकिस्तान पहुंच गए और वहां से विमान के जरिए दिल्ली आए। उनकी आंखों में तालिबान का खौफ अब भी दिख रहा है। काबुल के बाहर जो भी सिटी है, जो भी स्टेट है, वो तो कैप्चर कर रहा था, लेकिन हम लोग ये बिल्कुल हम लोगों को ये अंदाजा था ही नहीं कि 2 घंटे के अंदर काबुल
मतलब तालिबान के हाथ में आ जाएंगे। एयरपोर्ट का हालात बहुत बुरा है, मतलब बहुत खराब है। हम लोग एयरपोर्ट जा नहीं पा रहा हूँ, जो मेन प्रॉब्लम था। बहुत फायरिंग हो रहा था, काफी सारे बंदे मारे भी गए। हिमाचल प्रदेश के रहने वाले नवीन ठाकुर काबुल में डेनमार्क एम्बेसी में काम करते थे। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद तालिबानी उनकी एम्बेसी में आए, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अमेरिकी सेना और डेनमार्क एम्बेसी की मदद से वो अपने वतन पहुंच गए, लेकिन ये आसान नहीं था। डेनमार्क के एम्बेसी के 2 सोल्जर है, डेल्टा 1 बोलते हैं हम उन्हें, जो हमारे साथ डिप्लोमेट काम करते हैं वहाँ पे, तो वो हमें स्कॉट करके ले गए वहाँ से। पैदल कम से कम को 2-2.5 किलोमीटर तक वो ले गए, और साथ में US आर्मी थे। आगे उन्होंने बस में बिठाया और फिर हम एयरपोर्ट पहुंच गए। तालिबान ने कैप्चर कर चुका है वहाँ पर। शेखर गुरुंग काबुल में इटली की एम्बेसी में काम करते थे। तालिबान के कब्जे के बीच वो बड़ी मुश्किल से काबुल एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से ताजिकिस्तान होते हुए दिल्ली आए। जो तालिबान का ले रहा है अब ये वो बता रहे हैं कि काबुल में हालात कितने खराब हैं। वहाँ पर अभी क्या है, माहौल बहुत ही डेंजर है। बच्चे को मार रहा है, बुढ़े को मार रहा है, पिटाई कर रहा है, आतर देखा के डर रहा है। हम लोग तो क्योंकि हम तो एक्स आर्मी थे, हमको तो इतना डर तो नहीं लगता, फिर भी हम लोग क्या है, फिर भी वहाँ तो डरना पड़ता है। वहाँ तालिबान और उसमें हमारा में बहुत अंतर है। दिल्ली हवाई अड्डे पर 3 अलग-अलग विमानों से आए इन लोगों का पहले कोविड की जांच के लिए RT-PCR टेस्ट करवाया गया। इस वजह से उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर आने में 7 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। लेकिन ये इंतजार उन्हें खास अखरा नहीं, क्योंकि इससे पहले कुछ दिन का इंतजार बड़ा ही दहशत भरा था। उनके घर लौटने पर उनके परिवार वालों ने भी अब राहत की सांस ली है। मुश्किल हालात से गुजरते हुए आखिरकार लोग अपने वतन तो लौट आए हैं, लेकिन इन लोगों ने वहाँ जो खौफनाक मंजर देखा, उसकी यादें लंबे समय तक ज़हन में रहेंगी। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुस्लिम के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। मुंबई के आरे में रक्षाबंधन के मौके पर लोगों ने वृक्षाबंधन मनाया। इसका आयोजन उनकी ओर से किया गया। पेड़ों को राखी बांधी गई और इसके साथ ही आरे का मुद्दा उठाकर सत्ता में पहुंचे नेताओं को उनके पुराने वादे भी याद दिलाए गए। रविवार के दिन मुंबई के आरे में लोगों ने पेड़ों के साथ कुछ इस तरह वृक्षाबंधन का त्योहार मनाया। रक्षाबंधन के दिन इन पेड़ों को राखी बांधकर इनकी सुरक्षा का वादा किया। साथ ही सरकार से भी कई सवाल पूछे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया था कि आरू में मेट्रो कार शेड नहीं बनेगा। इसके बावजूद पिछली सरकार की ओर से लगाई गई बाड़ अब तक भी यहां मौजूद है। यही नहीं, आरे के कई हिस्से ऐसे हैं जिन्हें अब तक जंगल घोषित नहीं किया गया। लोग पूछ रहे हैं कि ये कब होगा। आरे कार शेड दूसरी जगह पे लेके जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी 2-3 साल बाद हो गए हैं, लेकिन तभी भी ये जो बैरिकेड्स हैं वो अभी तक निकाले नहीं जा रहे हैं। और ये पेड़ पे जो क्रॉसेस हैं वो क्यों लगाए गए हैं कि ये पेड़ कटने वाला है, ये हमें डर है। ये जो आप कह रहे हैं, ये जो येलो वाला क्रॉस है वो वाला, तो हमें ये डर लगा है कि ये पेड़ कट ना जाए, इसके लिए हमें इसको राखी बांध के इसका रक्षाबंधन कर रहे हैं। वो भी हमारे लिए जंगल है, ये भी हमारे लिए जंगल है। अगर वो भी अगर प्रोटेक्ट करना है तो ये भी जरूर प्रोटेक्ट करना ही है। सरकार ने जिसे जंगल घोषित किया गया उसमें ये जंगल है या नहीं? ये जंगल नहीं है। नहीं। जो 800 एकड़ जो उन्होंने घोषित किया वही अभी तक उसमें नहीं आता है। बीती 5 पीढ़ियों से आरे में रहने वाली लक्ष्मी गायकवाड़ के घर को साल 2017 में मेट्रो कारशेड बनाने के लिए तोड़ा गया था। उनकी तरह कई आदिवासी परिवारों को यहाँ से हटाकर इमारतों में बसा दिया गया, लेकिन न वहाँ मन लगता है और न ही वहाँ गुजारा करना आसान है। सरकार से उनकी मांग है कि अब जब मेट्रो नहीं बन रहा तो इन्हें वापस आरे में ही बसा दिया जाए। यहाँ पर हम लोग कुछ जंगली भाजी लेके आता था, कुछ जंगल से भाजी लाता था, जाके बेचता था। केली का पत्ता लगाया था, वो जाके बेचता था, तो मेरा कैसा भी गुजारा होता था। 200-250 रुपये मेरे को दिन को मिलता था। अभी उधर तो 10 रुपया नहीं मिलता, तो कैसा गुजारा जाएगा हमारा? क्या करेगा मैं इधर? हाँ, मैं वापस आएगा इधर। मेरे को इधर ही जगह मांगता है। इधर कितना जगह आरे कॉलोनी में पड़ा है, मेरा पेपर इतना है, मैं दिया सरकार को। अब मेरे को जगह दो, मेरे को ये नहीं मांगते। लोगों को एक डर ये भी है कि कहीं कारशेड को वापस आरे के जंगल में न ले आया जाए।
क्योंकि अभी तक ये तय नहीं हुआ कि आरे से हटाए जाने के बाद अब कार शेड कहां बनेगा। इस बीच आरे के कई हिस्सों में जारी काम पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि जब कार शेड नहीं बनना तो फिर काम क्यों चल रहा है। कंस्ट्रक्शन कैसे चल रहा है, ये कोई छोटा सा घर नहीं बन रहा है, ये बहुत ही टेक्निकली चैलेंजिंग जॉब है। ये प्रोजेक्ट के लिए पहले डिज़ाइन बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरे मुताबिक पुराने डिज़ाइन के अनुसार कंस्ट्रक्शन चल रहा है कि कार शेड को इधर लेके आए और वो ये करेंगे, बाद में बोलेंगे कि भाई इतना पैसा खर्चा हो गया, अब हमारा इतना तक आ गया, अभी कार शेड यहीं पे बनाएंगे। चुनाव के समय सरकार की ओर से कई वादे किए गए थे। चुनाव के बाद ये दावे भी किए गए कि उन्होंने अपने वादों को पूरा किया, लेकिन हकीकत यह है कि जितना काम आरे में किया जाना चाहिए था इन जंगल को बचाने के लिए उतना हुआ नहीं। और लोग वही कह रहे हैं कि अगर सरकार वाकई आरे को बचाना चाहती है तो अपने वादों को पूरा करे। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। पर्यावरण सुरक्षा को लेकर वाराणसी में आशा फाउंडेशन ने पेड़ों को राखी बांधी और उसके साथ ही उनके संरक्षण का भी उन्होंने शपथ लिया। ये राखी पेड़ों की रक्षा का बंधन है। वाराणसी की छोटी सी आशा फाउंडेशन ने रक्षाबंधन के त्योहार को कुछ ऐसे ही अनूठे तरीके से मनाया। अपने सगे भाई बहनों की तरह पेड़ों को बचाने का वचन लिया। पेड़ों से यह रिश्ता सांसों की डोर के बने रहने का आश्वासन जो है। कोविड के समय ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत को कौन भूला होगा। आज हम लोग छोटी सी आशा फाउंडेशन की तरफ से बहुत कोविड-19 में ऑक्सीजन की कमी की वजह से हम लोगों ने ये शपथ लिया कि हम लोग पेड़ लगाएंगे, पेड़ को काटने से बचाएंगे। हमारी आंटियां, दीदियां और सारी ग्रुप मेंबर जितने हमारे आशा छोटी सी आशा संस्था की तरफ से थे, हम सब ने मिलकर ये राखियां बनाई तथा ये लगाया पेड़, जिससे कि हम लोग ऑक्सीजन है, पेड़ है तो ऑक्सीजन है तो हम है, वरना कुछ भी नहीं। इस खास वृक्षाबंधन में सिर्फ बड़े ही नहीं, बच्चे भी उसी उत्साह से आगे आए, हरियाली को बनाए और बचाए रखने का संकल्प लिया। कोरोना में ऑक्सीजन की बहुत कमी हुई, इसलिए आज हम लोग राखी बांधकर पेड़ को बचाने की शपथ लेते हैं। पेड़ पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। त्योहारों को पर्यावरण से इस तरह जोड़ना एक सकारात्मक पहल है, क्योंकि हरियाली है तो सांस है और सांस है तो आस है। इस संस्था की पहल भले ही आपको बहुत छोटी नजर आ रही हो, लेकिन इसका उद्देश्य और मकसद बहुत बड़ा है, लिहाजा इसका संदेश दूर तलक जाएगा। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र दयालकर और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।